हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान के बारे में ही है। भारतीय संविधान की हम पिछली 3 क्लासों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास उससे आगे है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एटली घोषणा पत्र के बारे में। भारतीय संविधान में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के संवैधानिक शुरुआत की और वह शुरुआत फरवरी के 1947 के एटली घोषणा पत्र तक पहुंच गई थी। एटली घोषणा पत्र में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने फरवरी 1947 में यह घोषणा की कि हम भारत को जून 1948 तक 1948 तक आजाद कर देंगे। कब कहा गया था? यह एटली घोषणा पत्र में कहा गया था। तीसरी बैठक 25 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1947 के बीच में हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की अब तक हमने 2 बैठकें पढ़ी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940 तक हुई। दूसरी बैठक 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 1947 तक हुई। और तीसरी जो बैठक है वो 25 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1947 के बीच में हुई। याद रखना, इस तीसरी बैठक में अंतिम रूप से सहभागिता के लिए, अंतिम रूप से शामिल करने के लिए मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को निमंत्रण दिया गया था। जो सभा थी, यानी कि जो संविधान सभा थी उसके द्वारा, जो संविधान सभा में 389 लोग बने थे। क्लीमेंट एटली ने जब ऐसा माहौल देखा, भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे देखे, क्योंकि सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग पहले बना चुकी थी 16 अगस्त 1940 को। तो इन चीजों से क्लीमेंट एटली ने अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को कहा कि आप कोई ऐसी योजना बना करके दीजिए जिस योजना के तहत हम भारत को आजाद कर सके। और यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पेश की। यानी कि इन्होंने लिख करके पेश किया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसको हम देश का विभाजन योजना या भारत विभाजन योजना के नाम से जानते हैं। कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना है। कब आई? 3 जून 1947 को। इस योजना के तहत 2 राज्यों को डोमिनियन घोषित किया गया। 2 राज्यों को डोमिनियन घोषित किया गया, यानी कि औपनिवेशिक राज्य घोषित किया गया। कौन कौन से औपनिवेशिक राज्य 2 घोषित किए गए थे? एक तो था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन राज्य घोषित किया गया। दोनों को, यानी कि मुस्लिम लीग को अलग से संविधान बनाने की आज्ञा पाकिस्तान के तहत, और भारत कांग्रेस को अलग से संविधान बनाने की आज्ञा दे दी गई। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत दे दी गई। इस योजना के तहत देशी रियासतों को स्वतंत्र रखने की बात कही। देशी रियासतों को स्वतंत्र रखने की बात कही गई। किसके तहत कही गई थी यह बात? यह बात कही गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत की गई थी यह बात? माउंटबेटन योजना के तहत यह बात कही गई कि देशी रियासतें स्वतंत्र रहेंगी और 2 डोमिनियन घोषित किए गए राज्य भारत और पाकिस्तान, और दोनों को अलग अलग गवर्नर जनरल दिए गए। अलग अलग क्या दिए गए थे? गवर्नर जनरल दिए गए थे। अंतिम वायसराय आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? माउंटबेटन था। जो वायसराय था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था स्वतंत्र भारत का, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। जब यह योजना पेश हुई तो 2 गवर्नर जनरल को अलग अलग घोषित किया गया। भारत के लिए अलग गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल बनाया गया। 2 राज्यों को डोमिनियन राज्य घोषित किया गया। देशी रियासतों को स्वतंत्र रखने की बात कही गई। किसके तहत की गई थी ये बात? माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को कही गई थी। याद रखिए, एक सचिव का पद था भारत सचिव का। भारत सचिव के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। पहला भारतीय सचिव सर चार्ल्स ब्रूड को बनाया गया। यह ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी 15 सदस्यीय कार्यकारी टीम हुआ करती थी। तो जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त किया गया, और ब्रिटेन के साथ भारत का सम्राट शब्द जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन के साथ भारत का सम्राट शब्द जुड़ा हुआ था, उसे भी समाप्त किया गया। यानी कि ब्रिटेन को जो भारत का सम्राट कहा जाता था उस शब्द को समाप्त किया गया। भारत सचिव का नया पद समाप्त किया गया, जो पहले पद चल रहा था भारतीय सचिव का। ठीक है ना भाई?
पहले संविधान सभा की संख्या 389 थी, पता है आपको, 389 संविधान सभा की संख्या थी। यहां से घट करके यह संख्या 324 रह गई, क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग से संविधान बनाने की आज्ञा दे दी। जब यह संख्या 324 घट करके रह गई तो इस संख्या में 235 तो थे प्रांतों से, 235 स्थानीय प्रांत, जो प्रांत थे टोटल, तो 235 टोटल थे, जिनमें से 232 तो थे आपके प्रांत, स्थानीय प्रांत, सारे के सारे प्रांतीय, प्लस 3 केंद्र शासित। देखिए पहले 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से? बलूचिस्तान था, कुर्ग था, दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था। अब बलूचिस्तान तो गया हमारे यहाँ से, तो दिल्ली बच गया, कुर्ग बच गया और अजमेर मेरवाड़ा बच गया। तो 3 तो केंद्र शासित प्रदेशों से, 232 स्थानीय प्रांतों से, और टोटल प्रांतीय सरकार से कितने थे? 235 थे। बाकी के 89 कहां से बचे? रियासतों से। 89 कहां से बचे? रियासतों से। तो सदस्य संख्या घट करके 324 संविधान सभा की किस योजना के तहत हुई थी? माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। किस योजना के तहत हुई थी सर? माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। क्लियर है ना? कब की बात है? 3 जून 1947 की। लिख लीजिए आप इसे। चलिए आगे चलते हैं सर। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना लिखी गई, पेश हुई, उस योजना को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में। भाई कोई भी योजना जो यहाँ बनेगी उसे पास कौन करेगी? ब्रिटिश संसद करेगी, प्रिवी काउंसिल करेगी। तो इस योजना को पेश किया गया 4 जुलाई को। 4 जुलाई को माउंटबेटन योजना को लिखिए आप। 4 जुलाई को माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया। ब्रिटिश संसद में पेश किया। कब किया गया? 4 जुलाई को इसे पेश किया गया। इस पर 18 जुलाई को जॉर्ज 6, उस समय जो मतलब वहां का शासक था ब्रिटेन का, आपको पता है वहां पे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। वहां पे जो शासन है वो राजतंत्रात्मक है। तो वहां का जो शासक था वो जॉर्ज 6 था, के हस्ताक्षर के बाद यह योजना पारित हुई। पारित मतलब अधिनियम बन गया साहब, ठीक है ना साहब? तो ब्रिटिश संसद में पेश कब हुई थी ये? 4 जुलाई को। साइन कब हो गए थे? 18 जुलाई को। साफ हो गया भाई कि भारत पाकिस्तान और आजाद हो गया, यानी भारत आजाद हो गया, ठीक है ना? लेकिन 18 जुलाई को आजाद थोड़ी हुआ था, वो तो फिर यह योजना वापस इंग्लैंड से आई थी भाई, इंग्लैंड से वापस हमारे देश में आई, फिर इस योजना को पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? तो इस योजना को आपको पता है, इस योजना को पढ़ा गया था 14 अगस्त को रात्रि के 12 बजे से पहले। तो किसको आजाद कर दिया गया था? पाकिस्तान को। पढ़ने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को पढ़ा था। 14 अगस्त को मतलब आजाद कर दिया था पाकिस्तान को, और 15 अगस्त को आजाद कर दिया गया था भारत को। क्लियर है? तो भारत की आजादी हुई 15 अगस्त के दिन और पाकिस्तान की आजादी हुई 14 अगस्त के दिन। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये इसके तहत ये घटना हुई। लेकिन इससे पहले एक घटना हुई। कौन सी घटना हुई? चौथी बैठक। याद रखिए कितनी बैठक हो चुकी है साहब? 3। कितनी हो चुकी है? 3। 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 फर्स्ट, 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 सेकेंड, और 25 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1947 तीसरी। तो चौथी जो संविधान सभा की बैठक है, संविधान सभा की चौथी बैठक 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 के बीच में हुई। कब हुई? 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 के बीच में कौन सी बैठक हुई साहब? चौथी बैठक हुई। इस बैठक में 14 जुलाई को, याद रखना, 14 जुलाई को पहली बार मुस्लिम लीग के 23 सदस्य आए थे। याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार मुस्लिम लीग के 23 सदस्य कौन सी बैठक में और कौन से दिन आए थे? तो 14 जुलाई को आए थे। 14 जुलाई के दिन की बैठक को आए थे, चौथी बैठक के दौरान। पता है ना?
14 जुलाई जो पहले दिन की बैठक थी, चौथी बैठक में जो पहले दिन की बैठक थी, उस बैठक में 14 जुलाई को मुस्लिम लीग के 23 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 23 सदस्यों ने। और याद रखना कि इस चौथी बैठक में ही 22 जुलाई 1947 के दिन की बैठक को देखिए, 4 जुलाई को वहां पेश हुआ, इधर 14 जुलाई को हमारी बैठक हुई, 18 जुलाई को वहां पर हस्ताक्षर होकर भारत पाकिस्तान अधिनियम यानी कि माउंटबेटन योजना का जो अधिनियम था वो पास हो गया। इधर 22 जुलाई 1947 को हमारी बैठक हुई, इससे पहले, आजाद होने से पहले। इस दिन बैठक हुई हंसा मेहता नाम की महिला ने, हंसा मेहता नामक महिला। देखिए हंसा मेहता नामक महिला कौन है? पहली संविधान सभा की सदस्य, प्रथम सदस्य। अगर बोला जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी तो 15, और सबसे पहली महिला सदस्य कौन थी? तो हंसा मेहता। कई पुस्तकों में 12 भी लिखा हुआ है, कई पुस्तकों में 15 लिखा हुआ है, लेकिन जो मुख्य पुस्तकें हैं जिनको हम भारतीय संविधान के रूप में पढ़ते हैं उसके हिसाब से कुल मिलाकर के पूरी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य हुई थी टोटल संविधान सभा में, जबकि पहली जब संविधान सभा चुनी गई थी उसमें 12 थे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि प्रथम संविधान सभा जब चुनी गई, जब पहली बार सभा चुनी गई तो उसमें 12 महिलाएं सदस्य थी, लेकिन जब तक भारत में संविधान बन करके निर्माण हुआ था तब तक 15 महिला सदस्य चुनी जा चुकी थी संविधान सभा के अंतर्गत। ठीक है ना साहब? तो प्रथम महिला हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपहार में दिया। किसको दिया उपहार में साहब? ये राजेंद्र प्रसाद को। किसको दिया? राजेंद्र प्रसाद को उपहार में दिया, जो संविधान सभा के कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को हंसा मेहता नामक महिला ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उपहार में दिया और राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारा गया। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 के दिन की बैठक को, कौन सी बैठक के दौरान? चौथी बैठक के दौरान। कौन सी बैठक के दौरान? चौथी बैठक के दौरान 22 जुलाई 1947 को हंसा मेहता नामक महिला ने राजेंद्र प्रसाद को तिरंगे को उपहार में दिया और इसे ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है ना? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 के दिन अपनाया गया। उसके बाद यह माउंटबेटन योजना 14 अगस्त को पढ़ी गई, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आजाद किया गया भाई। ठीक है ना साहब? क्लियर है। कितनी बैठक हो गई? 4। कितनी बैठक हो गई? 4। इतना याद रखना, संविधान सभा में एक उपाध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उन उपाध्यक्ष का? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या नाम था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दूसरे जो उपाध्यक्ष हैं वो बने थे टीटी कृष्णाचार्य। आप नोट लगा के लिख दीजिए कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम है, नोट लगा के लिख सकते हैं आप इसको, नोट लगा के लिखिए, संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने थे? टीटी कृष्णाचार्य बने थे। कौन बने थे? टीटी कृष्णाचार्य। कुल मिलाकर के संविधान सभा की अभी कितनी बैठकें हुई हैं साहब? 4। कितनी बैठकें हुई हैं? 4। देश हो गया आजाद। क्लियर है? चलिए इसे मिटाते हैं, एक एक करके आप लिखते जाइए। सर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज उसे कमेंट में लिखें, मुझे भेजें। क्या समस्या है आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं सबके बारे में आपकी चर्चा क्लियर करके दूंगा आपको। चलिए साहब आगे चलते हैं। कब की बात हो गई साहब? 15 अगस्त 1947 हमारा देश हो गया आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है तो उसके बाद संविधान सभा की 5वीं बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है साहब? 5वीं बैठक। और 5वीं जो बैठक है वो चलती है 14 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 1947। 14 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक। इसी बैठक में याद रखना 14 अगस्त को जो पढ़ा गया था उसको माउंटबेटन योजना को पारित होना, जो अधिनियम पढ़ा गया था भारत पाकिस्तान आजाद अधिनियम, वो 14 अगस्त को 5वीं बैठक में पढ़ा गया था। 14 अगस्त को कौन सी बैठक में पढ़ा गया था? 5वीं बैठक के पहले दिन पढ़ा गया था। 14 अगस्त को हो गया पाकिस्तान आजाद, 15 अगस्त को हो गया भारत आजाद। चलिए साहब 5वीं बैठक में अब संविधान बनाने के लिए
समितियों का गठन हुआ, समितियों का गठन हुआ कि भाई देखिए समिति बनेंगी कि ये समिति इस पर चर्चा करेगी, इस अधिकार पर चर्चा करेगी, इस कर्तव्य पर चर्चा करेगी, यह विशेष इसका अधिकार होगा। उनके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई कि भाई संविधान बनाएंगे तो किस तरीके से संविधान बनाएंगे, क्या उद्देशिका होगी। संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही पेश कर दी थी, उसे पढ़कर के राधाकृष्णन ने सुनाया था। देखिए मैंने आपको बताया था संविधान सभा का प्रथम वक्ता राधाकृष्णन है, लेकिन संविधान सभा में प्रथम मत रखने वाला व्यक्ति जेबी कृपलानी है। वो भी हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके थे? जब मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का मत रखने वाला व्यक्ति था जेबी कृपलानी। बताया था मैंने उस समय। तो पहला मत रखने वाला व्यक्ति जेबी कृपलानी है, लेकिन किसी मतलब एक तरीके से किसी भी वक्तव्य को पढ़कर के सुनाने वाला पहला जो व्यक्ति है वो श्री राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है ना साहब? तो उद्देश्य का पहले ही प्रस्तावना जो थी संविधान की वो पहले ही बता दी थी, अंगीकृत भी हो चुकी है। ठीक है ना भाई? पहले ही दिन जो संविधान की प्रस्तावना उसको अंगीकृत कर लिया गया, दूसरे बैठक में उसको स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको सुनाया था। किसको सुनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने उसे सुनाया था। उद्देश्य प्रस्तावना पर बहस हुई थी दूसरी बैठक में 22 जनवरी 1947 के दिन, और उसे अंगीकृत कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 के दिन प्रस्तावना को अंगीकृत कर लिया था। तो मैंने कहा था कि प्रस्तावना को मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो प्रस्तावना थी हम भारत के लोग हम इसके लिए अपना संविधान लागू कर रहे हैं। तो किस किस के लिए संविधान लागू कर रहे हैं? उसके लिए संविधान सभा में बनने लगी समिति। क्या बनने लगी? समिति। अब कौन कौन सी समितियां बनी उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति भी कहते हैं। यह संविधान सभा की प्रमुख समिति है जिसमें 7 सदस्य थे और यह बनी थी 29 अगस्त 1947 के दिन। 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति का निर्माण हुआ। इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। कौन कितने सदस्य थे? 7। देख लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक के अनुसार इनको बता देता हूं। एक गुरुजी थे, उन्होंने हमें पढ़ाई थी, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अमी, गौमुख शाखा, खेत ले लो। ये एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, मैं जिससे आपको बता देता हूँ, ये याद रहेगा। मैं एक आध दो ट्रिक ही आपको पढ़ाऊंगा इसके अनुसार जो मैंने पढ़ी है, बुक्सों से मैंने पढ़ा है और बुक्सों से मैंने खुद की कोई ऐसी बता नहीं है कि फालतू की कोई ट्रिक बना करके नहीं जोड़ दी, नहीं है। जो ट्रिक हम लगभग लोग पढ़ते हैं उनके अनुसार हमको जानना है। तो देखिए इसके आ से अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर है। तो पहले सदस्य या पहले अध्यक्ष कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर। दूसरे कौन है? पीवी मित्तल है। दूसरे कौन है? पीवी मित्तल है। कौन है? पीवी मित्तल, दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे कौन है? गोपाल स्वामी अय्यर है। तीसरे कौन है इसमें? गोपाल स्वामी अय्यर है। चौथे कौन है? मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मुंशी से यार मुंशी प्रेमचंद तो आने वाले हैं नहीं, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कैसे है? कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। सासे है सादुल्ला खान। का से कोई है नहीं और खेत से है खेतान सिंह। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? 7। कितने सदस्य? 7। मतलब 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। टीम कितने लोगों की है? 7 टीमों की। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इतना याद रखिए, पीवी मित्तल घर चले जाते हैं कि पीवी मित्तल इसे छोड़ देते हैं समिति को, और पीवी मित्तल के छोड़ने के बाद इसमें माधव राय शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? माधव राय। और जब माधव राय छोड़ देते हैं तो इसमें BN मिश्र शामिल होते हैं।
तो ये 3 नाम है, एक ही जगह है। माधव राय, माँ की जगह माधव राय, पीवी मित्तल पहले व्यक्ति थे। ये जब चले जाते हैं इसको छोड़ करके संविधान सभा को, तो माधव राय आते हैं, और जब माधव राय चले जाते हैं तो इसमें BL मिश्र आते हैं। और जब खेतान सिंह इसको छोड़ देते हैं, खेतान सिंह की याद रखना मृत्यु हो जाती है, खेतान सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद प्रारूप समिति में TT कृष्णाचार्य आते हैं। कौन आते हैं साहब? TT कृष्णाचार्य आते हैं। तो यह संविधान सभा की प्रमुख समिति थी जिसने संविधान सभा को ड्राफ्ट किया, संविधान सभा का प्रारूप बनाया। कब बनाया, मतलब सॉरी कब ये समिति बनी? तो 29 अगस्त 1947 को बनी। कितने सदस्यों की टीम थी? 7। एक थे अध्यक्ष, 6 अन्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे पीवी मित्तल की जगह माधव राय, फिर BL मिश्र आए, गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, सादुल्लाह खान, एकमात्र मुस्लिम, इतना भी आराम से समझ सकते हैं, एकमात्र मुस्लिम। और खेतान सिंह के स्थान पर कौन आए थे? TT कृष्णाचार्य। तो यह है संविधान सभा की प्रमुख समिति रही। क्या नाम है? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। ठीक है ना सर? अब मैं आपको सारी समितियों को लिखा देता हूं, कौन कौन सी समिति थी, कौन कौन उनके अध्यक्ष थे, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अमी गोमुख शाखा खेत ले लो, एक ट्रिक है, मैंने एक सर से पढ़ी थी, उसको मैंने ऐसे कैसे आपको लिखा दिया है, ऐसे ही समझाने के लिए लाया। ठीक है ना सर? चलिए आगे चलते हैं, अन्य समिति की बात करते हैं। कौन कौन सी समितियां? देखिए, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति और विशेष समिति का अध्यक्ष। संघीय समिति, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, विशेष समिति, संविधान सभा विशेष समिति। ठीक है ना? आप इसे लिख सकते हैं संविधान सभा विशेष समिति। इन तीनों का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए समितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति के बारे में हमने पढ़ा। कई समितियां हैं, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, विशेष समिति, जो प्रारूप की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। इन सब का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। इसमें आप एक और समिति जोड़ देते हैं, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, जिसको राज्य समिति का नाम दिया गया। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साहब इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया उधर चले जाना, छोड़ देना उसे, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू है। प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, वित्त समिति, कर्मचारी समिति, इन सबके जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे वो प्रक्रिया नियमन समिति के, संचालन समिति के, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसको हम झंडा समिति के नाम से भी जान सकते हैं, वित्त समिति और कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्यकारी समिति, चलिए इसे लिख देते हैं, कार्यकारी समिति एवं कार्य संचालन समिति, कार्यकारी समिति एवं कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी जी थे। तो कार्य संचालन समिति या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन है? कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी हैं। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति,
मौलिक अधिकार जो हमको दिए गए हैं, वो जो समिति बनाई गई अल्पसंख्यक और उनकी जो जनजाति थी उनके आधार पर जो समिति बनाई गई, और परामर्शदाता जो क्षेत्र थे, उप क्षेत्र, उप जनजातियों के क्षेत्र, याद रखना क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, उप जनजाति क्षेत्रों के परामर्श या परामर्श को हम क्या बोलते हैं, सलाहकार समिति, इन सबका अध्यक्ष कौन था या कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। देखिए जो मौलिक अधिकार समिति है, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति है, उप जनजाति क्षेत्रों के परामर्श एवं सलाहकार समिति, उसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मौलिक अधिकार उप समिति की 5 उप शाखाएं थी, यानी ये जो समितियां हैं इनकी, ये पूरी समिति, ये जो तीनों समिति है जिनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एक ही नाम से वो थी समिति। इस समिति में 5 उप शाखाएं हैं, लिख सकते हैं 5 उप शाखाएं हैं। कितनी उप शाखाएं हैं, 5। सबसे पहली है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार सबसे पहली कौन सी है, मौलिक अधिकार उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जे.बी. कृपलानी। कौन है साहब, जे.बी. कृपलानी है। जे.बी. कृपलानी कौन है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है, पहली शाखा। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो H.C. मुखर्जी हैं, हरेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं। कौन है इसके अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हरेंद्र कुमार H.K. मुखर्जी हैं। कौन है, H.C. या H.K. मुखर्जी इनको बोला जाता है, ठीक है ना भाई। उत्तरी पूर्वी सीमांत उप समिति, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 उप शाखाएं मैं पहले लिखा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना सर। मैं इसको मिटा देता हूं आगे। एक एक चीज को आप लिखते जाइए, मैं सारी समितियां आपको लिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अपना समितियों में रहना नहीं चाहिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप उसे लिखिए, लिख करके मुझे भेजिए, मैं आपका आंसर कमेंट में जरूर दूंगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 उप समिति पढ़ी हमने, उसकी पहली मौलिक अधिकार उप समिति, उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, हाँ जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उप समिति का अध्यक्ष कौन है, जे.बी. कृपलानी है। कौन है, जे.बी. कृपलानी है। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। कौन है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 2 उप शाखा हो गई। चलिए तीसरी उप शाखा की बात करते हैं। कौन सी उप शाखा की बात करते हैं, तीसरी उप शाखा की बात करते हैं। तीसरी जो उप शाखा है वो है उत्तरी पूर्वी सीमांत उप समिति। अच्छा, उत्तरी पूर्वी सीमा के जो अपने राज्य है उधर, किसको छोड़कर, इसमें असम नहीं है, याद रखना, असम छोड़कर, असम को छोड़कर उत्तरी पूर्वी सीमांत जो है उसके जो उप समिति के जो अध्यक्ष, उनका नाम है गोपीनाथ बरदोई। क्या नाम है सर उनका, गोपीनाथ बरदोई इनका नाम है। क्या नाम है इनका सर, गोपीनाथ बरदोई नाम है। तीसरी शाखा हो गई। चौथी जो शाखा है वो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की उपसमिति, यानी कि असम को छोड़कर के जो असम के आसपास के एरिया हैं जो जनजातियों से संबंधित रखते हैं वो तो गोपीनाथ बरदोई अध्यक्ष थे। जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था ए.पी. ठक्कर। क्या नाम था, ए.पी. ठक्कर। ए.पी. ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। 5वीं जो उपशाखा है उसके अध्यक्ष का नाम नहीं है, लेकिन जो जनजाति है वो है फ्रंटियर जनजाति उपसमिति। फ्रंटियर जनजाति उपसमिति। तो कितनी शाखाएं थी इसमें, 5। कितनी शाखाएं थी सर इसमें, 5। एक एक को लिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा क्लियर हो रहा है। इसमें जो फ्रंटियर जनजाति उपसमिति है उसके अध्यक्ष का नाम मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे मिला भी नहीं है। आंशिक रूप से छोटे गए क्षेत्रों की जो उपसमिति है, छोड़े गए क्षेत्रों की, उनका जो अध्यक्ष है वो भी
ठक्कर है। उत्तरी पूर्वी सीमांत उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गोपीनाथ बरदोई हैं। कौन है? गोपीनाथ बरदोई। हमने 2 समितियां और पढ़ी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपने पढ़ा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। कौन थे सर? हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार, याद रखिए संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे, बेनेगल नरसिम्हन राव, नाम लिख लीजिए, बेनेगल नरसिम्हन राव। BN राव संविधान के प्रमुख संवैधानिक सलाहकारों में इनका नाम आता है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन सी समिति? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना, नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, नागरिकता समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण कैसे हो? सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता कैसे दी जाए हमारे भारत में, उसकी समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस वरदाचारी। क्या नाम था? एस वरदाचारी। और अच्छी लाइन ये है इसके साथ साथ कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान के सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसको हम नागरिकता तदर्थ समिति या सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति के नाम से जानते हैं। कौन थे इसके अध्यक्ष? एस वरदाचारी थे। कौन से थे इनके अध्यक्ष? एस वरदाचारी थे। कौन थे सर? एस वरदाचारी। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल किसके? परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे सर? परामर्श समिति के। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सदन समिति कौन सी समिति है? वो समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को विकसित करने के लिए समिति को बनाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा को विकसित करने के लिए सदन समिति बनाई गई थी। और एक और समिति थी जिसके बी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे, उसका नाम था मुख्य आयुक्तों के लिए समिति। मुख्य आयुक्तों के लिए समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया पट्टाभी या पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के लिए जो समिति बनी थी, ये मुख्य आयुक्त किसके लिए थे? प्रांतों के लिए। याद रखना, मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए, मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे सर? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके सदस्य थे। देखिए, भाषाई प्रांतीय समिति, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। भाषाई प्रांतीय समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो एस के डार थे। एस के डार थे जो भाषाई प्रांतीय, यानी कि भाषा किस कौन सी भाषा के आधार पर कौन से प्रांत का निर्माण होना चाहिए, ऐसे कुछ के लिए भाषाई प्रांतीय समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? एस के डार। और इनमें भी वही लाइन है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सभा के सदस्य नहीं थे। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन? एस के डार भी नहीं थे और एस वरदाचारी भी नहीं थे। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है ना भाई? तो यह समिति हमारी संविधान को बनाने के लिए बनाई गई। कितनी समितियां बनाई गई वो हमने नाम लिख रखे हैं। एक और देखिए, तदर्थ झंडा जो समिति है, जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति है, राष्ट्रीय ध्वज को प्रकाशित करने की जो समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन भाषाई आधार पर, प्रांतीय आधार पर झंडा समिति का अध्यक्ष, ये प्रांतीय आधार की झंडा समिति है, भाषाई आधार की झंडा समिति है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी को। तो याद रखिए, झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी है, लेकिन तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी है। कौन है सर? जेबी कृपलानी। देखिए यह इतनी सारी समितियां संविधान को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई। संविधान को प्रकाशित करने के लिए इतनी समितियां बनवाई गई। अब इन समितियों में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब संविधान बनना शुरू हुआ, आपको पता है संविधान सभा में उद्देशिका पेश की गई थी 13 दिसंबर 1940 के दिन। 22 जनवरी 1947 के दिन उसे अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। 22 जनवरी 1947 के दिन उसे अंगीकृत किया गया था संविधान की प्रस्तावना को। उस प्रस्तावना पर विचार करके ही ये इतनी सारी समितियां उन प्रस्तावना को पूरी करने के लिए समितियां बनाई गई, यानी संविधान को बनाने के लिए इन समितियों का विकास हुआ। इन समितियों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाए। इन्होंने कितने दिन लगाए? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाए। कुल मिलाकर के 11 बैठकें हुई। अब तक हमने कितनी बैठकें पढ़ी थी? याद करिए 5। कितनी बैठकें पढ़ी थी? 5 में 11 बैठकों का विवरण अभी बता दूंगा आपको। 11 बैठकें हुई, 161 दिन लगे। 161 दिन की बैठक थी, कहीं कहीं 166 लिखा हुआ है, गलत है, 161 दिन राइट वैल्यू है। 161 दिन की बैठक हुई। कितने दिन की बैठकें हुई? 161 दिन की बैठकें हुई, ठीक है ना साहब। कितने वर्ष में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके 11 बैठकें हुई, 161 दिन लगे। कुल मिलाकर के कितने दिन लगे? 161 दिन, ठीक है ना साहब। किसमें? पूरे संविधान में। कब से? 9 दिसंबर 1940 से। कब से? 9 दिसंबर 1940 से। इन सभी समितियों ने 26 नवंबर 1949 को, इन सभी समितियों ने 26 नवंबर 1949 को माघ का महीना शुक्ल की सप्तमी, माघ महीना, मार्गशीर्ष बोलेंगे इसको, शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है ना भाई। मिति मार्गशीर्ष यानी कि मार्गशीर्ष का महीना, माघ का महीना शुक्ल सप्तमी के दिन विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2006 के दिन 9 दिसंबर से लेकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके 26 नवंबर 1949 को इन सभी समितियों ने मिलकर के माघ के महीने में शुक्ल की सप्तमी के दिन विक्रम संवत 2006 के दिन संविधान बना करके आंशिक रूप से लागू और पूर्ण रूप से अंगीकृत व स्वीकृत किया। आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से क्या किया? लागू, और पूर्ण रूप से स्वीकृत व अंगीकृत किया। यानी कि लागू तो किया लेकिन आंशिक रूप से, यानी कि इस दिन उन्होंने बना करके तैयार कर दिया। इस दिन भी ये इस संविधान को पारित कर सकते थे, पूर्ण रूप से लागू कर सकते थे, लेकिन आपको याद होगा 31 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और पहला स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 के दिन मनाया गया था। इसी के चक्कर में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को बना करके आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया और अंगीकृत किया गया। कौन से महीने में? मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 6 के दिन। कब के दिन? विक्रम संवत 6 के दिन। कितने दिन लगाए थे इन लोगों ने? 11 बैठकों में 161 दिन लगाए थे और 11 माह 18 दिन लगा करके, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके इन्होंने संविधान को बना करके निर्मित किया। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 284 लोगों ने, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितनी प्रति? 3, 2 इंग्लिश की प्लस 1 हिंदी की, 3 प्रति थी। 3 प्रतियों पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहला व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पहला व्यक्ति,
राजस्थान का सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो राजस्थान का सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। मैं बताऊंगा आपको राजस्थान से कितने गए थे संविधान सभा में, वो बाद की बात है, पहले हमको संविधान को पढ़ना है ढंग से, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद के राजस्थान में से कितने सदस्य गए थे, कौन कौन गए थे। जसवंत सिंह, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता, मुकुट बिहारी, तो ये भार्गव, ये कितने लोग गए थे, बताऊंगा कौन कौन गए थे, जयनारायण व्यास, जो भी है। तो 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 3 प्रति थी, 2 इंग्लिश की, 1 हिंदी की। जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया, और बलवंत राय मेहता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। क्लियर है ना भाई? तो ये क्या हुआ, हमारा संविधान सभा बन के निर्माण हुआ। अब हमको कुछ नोट के तौर पर लाइनें लिखनी है, कुछ नोट के तौर पर लाइनें लिखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है, मैंने बता ही दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उस पर बहस हुई थी। किस पर बहस हुई थी? सबसे पहले मतलब पेश किया था किसको? उद्देश्यकार प्रस्तावना को, संविधान की उद्देश्यकार प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1940 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है ना। 22 जनवरी 1947 को उसे अंगीकृत कर लिया था, और 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना भाई। अब याद रखिए, नोट लगा के लिखिए, प्रारूप समिति ने, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखिए, प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में, नोट लगा के लाइन लिखिए, प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप पेश किया, संविधान का प्रारूप पेश किया, ठीक है ना। इसी लाइन में लिखता जाना है। सबसे पहले प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप पेश किया या प्रकाशित किया। अब उसे 8 माह की चर्चा के लिए वापस भेज दिया, यानी कि संसद ने, यानी कि सभा ने, अंतरिम संसद यानी कि संविधान सभा 8 माह के लिए चर्चा के लिए भेज दिया। 8 माह के लिए किसके लिए भेज दिया? चर्चा के लिए भेज दिया। किसको? संविधान के प्रारूप। संविधान का प्रारूप किस किस पर बनना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए, पहले प्रकाशित किया फरवरी 1948 के दिन। किसने? प्रारूप समिति ने। 29 अगस्त 1947 को जो समिति गठन हुई थी, जो संविधान का बनाने का प्रमुख आधार है, उस समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप पेश किया। भाई हम लोग ऐसे संविधान बनाएंगे। अब इस संविधान को 8 माह के लिए चर्चा के लिए भेज दिया कि तुमको 8 माह की चर्चा है, इसके लिए इस पर और संशोधन करो, यानी कि संशोधन के लिए भेज दिया। कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। प्रारूप समिति ने मात्र 6 महीने लगा करके 114 बैठकों में 6 महीने लगाकर 114 दिन तक प्रारूप पर विचार किया। अब पूछा जाएगा साहब, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर कितने दिन विचार हुआ था? 114 दिन। कितने दिन विचार हुआ था? 114 दिन। कितने दिन लगे थे? 141 दिन। कितने दिन लगे थे? 141 दिन। 141 दिन की बैठकों में 114 दिन प्रारूप पर विचार हुआ। कुल बैठकें 161। 161 में से संविधान के प्रारूप पर विचार की बैठकें 141 दिन की। कितने दिन की? 141 दिन की बैठकें संविधान के प्रारूप पर विचार की। लेकिन कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया? 141 दिनों में से 114 दिन। दोनों तीनों लाइनें अलग अलग हैं। बस इतना याद रखिए कि 6 महीने फरवरी 1948 में पेश किया पहली बार प्रारूप, 8 माह के लिए संशोधन के लिए भेज दिया कि इसमें संशोधन करो। इन्होंने 6 महीने में संशोधन करके 114 दिन प्रारूप पर विचार करके वापस पेश कर दिया, मात्र 6 महीने में ही, ठीक है ना भाई। और अक्टूबर 1948 में कब प्रकाशित किया? इसके बाद चलिए इधर लिख देता हूं, फरवरी 1948 के बाद अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया वापस। दोबारा इसको अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया था। क्लियर है? किसको? संविधान के प्रारूप को। फिर इसमें थोड़ा सा संविधान पे मतलब थोड़ी बहुत और संशोधन हुए थे इसमें अक्टूबर 1948 के बाद। अक्टूबर 1948 के बाद थोड़े से और संशोधन हुए थे। तो इतना याद रखना। नोट में पहली लाइन ये थी, मैं दोबारा लाइन को क्लियर कर देता हूं।
प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान के प्रारूप को पेश किया। 8 माह के लिए चर्चा के लिए या संशोधन के लिए भेजा। 6 महीने लगाकर 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करके 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करके अक्टूबर 1948 में पुनः प्रारूप को प्रकाशित किया गया। बस पहली लाइन नोट में क्लियर है सर, लिख ली होगी आपने। नोट में दूसरी लाइन लिखिए, नोट में दूसरी लाइन लिखिए सर। जय नारायण व्यास, नोट में दूसरी लाइन लिखिए, जय नारायण व्यास व तेज बहादुर सप्रू ने, दूसरी लाइन लिखिए नोट में, जय नारायण व्यास व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान की सदस्यता को अस्वीकृत किया था। अस्वीकृत किया था किसने किया था? जय नारायण व्यास ने और तेज बहादुर सप्रू ने। अच्छी लाइन है। कैसे, कौन कौन से व्यक्ति हैं साहब जिन्होंने संविधान सभा की जो सदस्यता थी उसको अस्वीकार कर दिया, उसको अस्वीकृत कर दिया? कौन थे? जय नारायण व्यास राजस्थान से, याद रखना राजस्थान से थे, और तेज बहादुर सप्रू, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकृत कर दिया गया था। देखिए साहब, नोट नंबर 3, नोट नंबर भाग जा, नोट नंबर 3 बार वाचन। संविधान सभा में 3 बार वाचन हुआ। किसका? प्रारूप का। प्रारूप इतना समझ लो, संविधान क्या है, जो संविधान आज का है जिसमें जोड़ा गया वो बाद की बात है क्या क्या जोड़ा गया, लेकिन जिस समय जो संविधान था वो प्रारूप है। और इस प्रारूप का वाचन कितनी बार हुआ साहब? 3 बार। कितनी बार वाचन हुआ? 3। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, पहला वाचन लिखिए। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा 15 नवंबर 1949, सॉरी 48, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से, पहला तो 4 से 9, फिर 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक इसका वाचन होता रहा। और फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा के प्रारूप का कितनी बार वाचन हुआ? 3। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक 3 बार वाचन हुआ। किसका? संविधान में प्रारूप का। किसका हुआ था? संविधान में प्रारूप का विचार हुआ था। नोट में तीसरी लाइन लिखिए, चौथी लाइन, संविधान सभा को अस्थायी संसद कहा गया। नोट में चौथी लाइन लिखिए, संविधान सभा को अस्थायी संसद कहा गया था। क्या कहा गया था? अस्थायी संसद कहा गया था। किसको कहा गया था सर? संविधान सभा को अस्थायी संसद कहा गया था। क्या कहा गया था? अस्थायी संसद कहा गया था। ये कब की बात चल रही है? अभी हम 26 नवंबर तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? 26 नवंबर तक। कहां तक पहुंचे? 26 नवंबर तक। कितनी बैठक हो चुकी थी हमारी? 5। कितनी बैठकें पढ़ चुके हम? 5। ठीक है ना भाई? छठी बैठक लिखो नोट में। 5 बैठक मैंने बता दी, 11 बैठकें हुई थी ना कुल। छठी बैठक सबसे पहले आप छठी बैठक लिखिए। छठी बैठक हुई थी 27 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 27 जनवरी 1948। नोट लगा के 27 जनवरी 1948 को छठी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? छठी। 7वीं जो बैठक हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। कौन सी बैठक है? 7वीं। कौन सी बैठक है? 7वीं। ये कितनी बैठक हो गई? 7। 8वीं जो बैठक है वो 16 मई से 16 जून 1949 तक हुई है। 16 मई से 16 जून 1949। आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रही है। 16 मई से लेकर के 16 जून 1949 तक कौन सी बैठक हुई? 8वीं। 9वीं जो बैठक है वो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुई। 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक कौन सी बैठक हुई थी साहब? 9वीं। कौन सी बैठक हुई? 9वीं। 10वीं जो बैठक है वो 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949।
10वीं जो बैठक है वो 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी, और 11वीं जो बैठक है वो हुई थी 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। कितनी बैठकें हुई साहब? 11। कितनी बैठकें हो गई? 11। 11वीं कब हुई थी? 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। कितनी बैठक हो गई? 11। कितने दिन लगे? 161 दिन। कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार हुआ? 114। कितना टाइम? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अंतिम 12वीं बैठक। 12वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन। 12वीं जो बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन 12वीं बैठक हुई थी। इस 12वीं बैठक में 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि 308 सदस्यों ने भाग लिया। कौन सी बैठक में? 12वीं बैठक में। किस दिन? 24 जनवरी 1950 के दिन। 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्रपति बनाया गया था। 12वीं बैठक में बनाया गया था। कौन सी बैठक में? 12वीं बैठक में। किस दिन? 24 जनवरी 1950। इतना भी लिख लो। प्रस्ताव नेहरू ने, अनुमोदन पटेल ने। प्रस्ताव नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अनुमोदन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके राष्ट्रपति बनने का अनुमोदन और प्रस्ताव किया था। क्लियर है? कौन सी बैठक में? 12वीं में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है ना भाई? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों किस दिन स्वीकृत किए गए थे? 24 जनवरी 1950 के दिन। किस दिन स्वीकृत किए गए थे? 24 जनवरी 1950 के दिन। और इस दिन घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1950 के दिन हम भारत का संविधान घोषित करेंगे, और अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप की जगह पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया। एक बात याद रखना, ये माघ नहीं, ये मार्गशीर्ष अलग महीना होता है हिंदी में। मैं सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल की सप्तमी है। ये मार्गशीर्ष का महीना है जिसको क्वार बोलते हैं। नहीं यार, आप याद रखिए, मार्गशीर्ष का महीना है। ठीक है ना? शुक्ल की सप्तमी है, विक्रम संवत 2006। 26 जनवरी 1950 के दिन था माघ का महीना, जिस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उस दिन था माघ का महीना था और शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। शुक्ल की क्या थी? सप्तमी। उस दिन भी क्या थी? शुक्ल पक्ष की भी क्या थी? सप्तमी। और विक्रम संवत भी कौन सा था? 2006। 26 जनवरी 1950 को माघ के महीने में शुक्ल सप्तमी के विक्रम संवत 2006 के दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, और इस दिन हमारा राष्ट्रीय चिन्ह घोषित हुआ। क्या घोषित हुआ? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है सर? अशोक स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। कब की बात है? 12वीं बैठक 24 जनवरी 12वीं बैठक के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और हमारा जो देश है वो गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन घोषित हुआ। कब हुआ था साहब? 26 जनवरी 1950 के दिन घोषित हुआ। क्लियर है? चलिए नोट लगा करके कुछ लाइनें लिखनी है, इसको मिटा देता हूँ पहले। हो गया हमारा संविधान पाठ। कल से हम संविधान की मूल बातें पढ़ना शुरू करेंगे, अनुसूची अनुभाग वगैरह पढ़ेंगे। आज इनके कुछ तथ्य और कुछ आलोचनाएं पढ़ा देता हूँ मैं संविधान के बारे में। तो नोट लगा के आप लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ आपसे, और साथ में मैं लिखता भी रहता हूँ। नोट लगा के लिखिए। सबसे पहले लिखिए संविधान सभा की मोहर। याद रखना, संविधान सभा की मोहर क्या थी? संविधान सभा की मोहर क्या थी? तो संविधान सभा की मोहर थी हाथी का प्रतीक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, नोट लगा के लिखते जाइए। संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव यानी कि संविधान सचिव। संविधान सचिव कौन था? तो संविधान सचिव थे HBR अयंगर। HBR अयंगर कौन थे साहब?
संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा की मोहर क्या थी? हाथी का प्रतीक। याद रखना, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या ड्राफ्टमैन, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या ड्राफ्टमैन। आपके दिमाग में यह नाम आते ही नाम आ रहा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका नाम आ रहा होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन नहीं, इसके जो प्रमुख प्रारूपकार और ड्राफ्टमैन है वो एल.एन. मुखर्जी है। कौन है सर? एल.एन. मुखर्जी। भारतीय संविधान का प्रमुख ड्राफ्टमैन व प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? एल.एन. मुखर्जी को कहा गया है। क्लियर है? संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या ड्राफ्टमैन किसे कहा गया है सर? एल.एन. मुखर्जी को कहा गया है। इतना भी याद रखिए, संविधान सभा के जो प्रमुख लेखक हैं वो प्रेम बिहारी नारायण है। प्रमुख लेखक जिन्होंने लिखा है इसको इटैलिक श्रेणी में, इतना भी लिख लो, इटैलिक श्रेणी में, इटैलिक श्रेणी में इसको लिखा है, उसके लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। लेखक कौन है? जिन्होंने हस्तलिखित किया है इसको, हाथ से लिखा है। हस्तलिखित संविधान है ना, विश्व का सबसे बड़ा हाथों का लिखा संविधान है। वो हम लिखेंगे जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। आप लिखिए, प्रमुख लेखक कौन है इसके इटैलिक श्रेणी के? प्रेम बिहारी नारायण है। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण है। और जो हिंदी में लेखन इसका किया है वो है बसंत कृष्ण वैद्य। हिंदी में, हिंदी लेखन यानी कि हिंदी श्रेणी में जो लेखन किया है वो है बसंत कुमार वैद्य। बसंत कुमार वैद्य ने इसका हिंदी में लेखन किया है। किसमें? हिंदी में। बसंत कृष्ण वैद्य या कुमार वैद्य, कृष्ण वैद्य भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इसका हिंदी में लेखन किया है। ठीक है ना साहब? ये है भारतीय संविधान। अभी हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ है। कल हम भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जो प्रमुख मत हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान को मैं बहुत अच्छे ढंग से एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उन पर जरूर सुधार करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।